हम बहुत ही लकी हैं क्योंकि आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो जितने भी हेल्थ इश्यूज आजकल लोगों को हैं उस पे प्रकाश डालेंगे और उनके बारे में जो है बताएंगे और उसके क्या सॉल्यूशंस है वो भी बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरोग्य धाम के डॉक्टर अर्जुन राज फ्रॉम ऋषिकेश। डॉक्टर अर्जुन आयुर्वेदिक के सेक्सोलॉजिस्ट हैं एंड फिजिशियन हैं। डॉक्टर अर्जुन जो कि रिप्रेजेंट करेंगे आरोग्य धाम को। दोस्तों, आज की इस डेट में यंग लोगों को बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है, जैसे बीपी, शुगर, हेयर लॉस, कैंसर या पेट से जुड़ी समस्याएं हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि एक डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट करते हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल रेडियो उड़ान पे। क्या हालचाल? सर नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आरोग्य धाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ। हमारे 3 जगह सेंटर है, मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश और देहरादून। ओके 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 तो सर शुरू करते हैं इंटरव्यू। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि साइलेंट अटैक बढ़ गए हैं कोविड के बाद। मतलब क्या वजह है? उसके पहले भी होते थे बट अभी कुछ ज्यादा ही बढ़ गए लास्ट 4 इयर्स में। तो क्या वजह है इसके पीछे? एक्चुअली अभी रिसेंट रिपोर्ट आया है, उसमें ये बात सिद्ध हुई है कि जो वैक्सीनेशन हुआ है कोरोना का, उसका हार्ट पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। ओके। तो मोस्टली यही एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि जो साइलेंट हार्ट अटैक है कोरोना के बाद ज्यादा बढ़े, क्योंकि सभी लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है कोरोना के बाद। जो रिसेंट रिसर्च थी वो पब्लिश हुई है सब जगह इंटरनेशनल लेवल पे। उसमें ये था कि हाँ, कोरोना वैक्सीन का हार्ट पे इम्पैक्ट है। ओके, तो अभी जिन्होंने ले ली, समझो एग्जाम्पल, अभी वैक्सीन 2 बार किसी ने ली, किसी ने 3 बार ली, तो वो क्या करेंगे साइलेंट अटैक से बचने के लिए? क्या इसका कुछ उपाय है? सर, इसमें सबसे बेस्ट ये है कि अपने जो हार्ट है उसको हेल्दी स्टेट में रखने के लिए आप एक तो रेगुलर जो है फिजिकल एक्सरसाइजेस रेगुलर करें, जिसमें कार्डियो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। ओवरडू ना करें, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि जो लोग जिम जाने वाले हैं, रेगुलर बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। करेक्ट, उनको तो जिम में ही आ रहे हैं। करेक्ट। हाँ, उनको जिम में ही हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या वैसे भी आ रहे हैं। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला है, सबसे प्राइम एग्जाम्पल है, उसमें ही वॉज वेरी फिट, उनको भी हार्ट अटैक आया है। या जितने भी काफी सारे जिम गोर्स हैं जिनको हार्ट अटैक आने की खबर आई है। तो सबसे पहले तो ये है कि लिमिटेड एक्सरसाइज करें या लिमिटेड कार्डियो करें, ओवरडू ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को ओवरडू करोगे तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रेशर पड़ता है हार्ट के ऊपर। करेक्ट। रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइटरी हैबिट्स पे ध्यान दें, ज्यादा ऑयली चीजें ना लें, अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करें, और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बच के रहना है। फिजिकल एक्सरसाइजेस और डाइटरी हैबिट्स जो है आपकी बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए, ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। ओके सर, अगर यंग लोगों में हम देखें सर, एक और सेक्सुअल इशू है जिसका नाम है एरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन। फिट दिखने वाले लोग भी जो है ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं लोग डिप्रेस हो रहे हैं, लोगों के मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ, तो उनके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है और इसको भी कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यह है कि आपकी जो पेनिस में पूरी तरीके से इरेक्शन ना है, और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ये है कि जब आप पूरी तरीके से इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी को एंजॉय ही करने वाले हो और उससे पहले आपको इजैकुलेशन हो जाए। करेक्ट। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के एज के अनुसार हर एज के हिसाब से अलग अलग रीजन है। जैसे यंगस्टर्स में मेनली जो रीजन होता है उसका ये भी हो सकता है कि एक्साइटमेंट ज्यादा है, साइकोलॉजिकल है, उसमें उनका जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है उसकी वजह से, परफॉर्मेंस एंजाइटी। करेक्ट। हाँ, परफॉर्मेंस एंजाइटी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें। दूसरा, जैसे जो 40+ के लोग हो जाते हैं वो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन लेने लगते हैं। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का जो मेडिकेशन है वो सीधा सेक्सुअल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है। तीसरा जो है, जो मोटे लोग हैं, ओबेसिटी जो है वो प्राइम फैक्टर होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कई लोगों में, या जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि जब आपका ब्लड पेनिस में आता है तभी इरेक्शन आता है प्रॉपर्ली।
करेक्ट करेक्ट। तो अगर वो कहीं ब्लॉकेज होगी या कोई ओबेसिटी ज़्यादा होगी तो फिर वो पूरा ब्लड पेनिस में आएगा, नहीं इरेक्शन नहीं होगा। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग जो स्ट्रेस्ड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, जो वो सबसे बेस्ट आपका सेक्सुअल हेल्थ ऑर्गन अगर कोई है तो बॉडी में वो ब्रेन है। तो ब्रेन ही आपको किसी भी चीज़ का स्टिमुलेशन देता है। तो जब ब्रेन ही कंफ्यूज होगा या किसी और चीज़ में मेंटली एंगेज होगा तो आपको वहाँ से जब स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, करेक्ट करेक्ट। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी किसी भी हाल में रहने नहीं वाली है। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, मतलब एक्साइटमेंट कैसे रोकी जाए, या जिन लोगों को मतलब जो है परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है तो ये डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है खुद को, या कुछ और इसका ये सॉल्यूशन? इरेक्टाइल डिसफंक्शन में अगर आते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात होती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन रह गया इसमें फिलहाल को जाने पहले लेट मी टेक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यंगस्टर्स में जो है वही अब दोबारा मैंने बोला, कार्डियो ज़्यादा से ज़्यादा करें, कार्डियो बहुत फायदा करती है, कार्डियो ज़्यादा से ज़्यादा करें यंगस्टर्स में। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बॉडी में कम होता है, जिस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ सकता है या बॉडी में ब्लड फ्लो जो है आपका ज़्यादा हो सकता है, तो उन चीज़ों का सेवन करें। और इसके अलावा अगर जब आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा, टेस्टोस्टेरोन भी अच्छा रहेगा बॉडी में, और उससे आपका इरेक्शन बेहतर आएगा। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर हम मेडिकली बात करें तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सेवन किया जा सकता है जड़ी बूटियों का, जिसमें वन ऑफ द जड़ी बूटियाँ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पॉपुलर आज की डेट में अगर कोई सेक्स मेडिसिन है वो है वायग्रा। ओके, करेक्ट करेक्ट। तो वायग्रा जो है सफ़ेद क्रॉन्च के बीज जो आयुर्वेद में आता है, ओके, इसमें सफ़ेद क्रॉन्च के बीज में केमिकल होता है स्लाइडलोफोस साइट्रेट। तो वायग्रा का जो मेन वो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सफ़ेद क्रॉन्च के बीज से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। ओके ओके। लेकिन अगर आप सफ़ेद क्रॉन्च के बीज डायरेक्टली ले लोगे तो आपकी बॉडी में खुजली हो जाएगी। बॉडी में क्या आ जाएगी? खुजली हो जाएगी आपकी, खुजली खुजली। ओके, इचिंग इचिंग। हाँ हाँ, समझा। हाँ, तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं जिससे आप अपने इरेक्शन को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, अब इसके बाद जैसे हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे भी आ जाते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक ऐसी अवस्था मानी जाती है जब आदमी सेक्स के चरम को पूरी तरीके से बिना एंजॉय करे स्खलन कर जाता है, हिंदी में अगर बोले, या रिलीज कर जाता है। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं होती है उनका भी ऑर्गेजम होता है, आपको पता होगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ, इंडिया में मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू आया था मेंस एक्सपी में, मेरे उसमें 50 से ज़्यादा इंटरव्यू हुए थे। तो उसमें उन्होंने एक डाटा मेरे को दिया था, उन्होंने बताया था इंडिया में 70% से ज़्यादा महिलाओं को कभी ऑर्गेजम हुआ ही नहीं है। ऑर्गेजम हुआ ही नहीं है, करेक्ट करेक्ट। वो लोग संभोग के उस चरम तक गए ही नहीं है, सिचुएशन तक गए ही नहीं है। 70% से ज़्यादा औरतों में ऑर्गेजम हुआ ही नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि जहाँ पुरुष जो है अपनी रिलीज जो है अपना रिलीज करने के लिए ज़्यादा जो है उनको कंसर्न रहता है, उनको ये नहीं रहता कि वो अपना इरेक्शन या अपना जो इंटरकोर्स है वो इतने समय तक कम से कम रखेंगे महिलाओं को भी ऑर्गेजम हो सके। और उसमें कई फैक्टर्स भी होते हैं कि बहुत सारे लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उस स्थिति तक जा ही नहीं पाते जहाँ पे वो महिलाओं को ऑर्गेजम या चरम सुख की प्राप्ति करा सके। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर अ मैन, बिकॉज इफ यू वांट टू, अगर आप सेक्स का भरपूर मजा लेना चाहता हूँ या उसका लंबे पूरा उसका एक्सटेंसिव एंजॉय करना चाहता हूँ, तो उसका टाइमिंग कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तो होना ही चाहिए, आधा घंटा तक। तो अगर वो 2 मिनट में या कई लोगों का तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरकोर्स से पहले ही जो है रिलीज हो जाता है। ओके ओके ओके। सर, आज अगर देखें तो स्थिति ऐसी है, जो 30 और 40 के बीच के लोग हैं या 25 और 40 के लोग हैं, उनको बीपी की तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, कुछ लोगों के हाथ जो है डरते हैं, मेंटल इश्यूज है, एंजाइटी है, लोग जो है मोबाइल में लगे हुए हैं दिन रात। तो इसको मतलब इस स्थिति से कैसे डील करें यंग लोग, कि किसी को बीपी और शुगर है तो कैसे डील करें? अगर वो लोग इंग्लिश मेडिसिन लेंगे तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। तो इस स्थिति में क्या करें, और क्या रिवर्सल पॉसिबल है, एकदम ओरिजिनल सिचुएशन में जाना पॉसिबल है जहाँ पे हम लोग एकदम नॉर्मल थे? देखिए, 30 से 40 के बीच अगर आप बात करें तो रिवर्सल डेफिनेटली पॉसिबल है।
ओके। और आज के डेट में जो बीपी, शुगर, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, वो इनके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उसमें अल्कोहल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल मेट्रो सिटीज में लोग अल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा करते हैं, सिगरेट्स बहुत ज्यादा पीते हैं। सिगरेट तो मैंने देखा है बहुत बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है सिगरेट का, एंड इट इज कंसिडर्ड एज स्टाइल, कि हम लोग स्टाइल के लिए भी पीते हैं काफी लोग। स्टेटस लोगों को लगता है, कूल फैक्टर लगता है कि हम अगर सिगरेट हमारे हाथ में है, हम उसको स्टाइल में पी रहे हैं, तो वो कूल समझते हैं हम लोग को। दे थिंक दे आर डूइंग अ वेरी कूल थिंग। तो एक तो जो सिगरेट स्मोकिंग है या अल्कोहल है, ड्रग्स कंजप्शन है, और उसकी वजह से आपकी इंटरनल बॉडी जो है डैमेज होती है, और उसकी वजह से कम उम्र में ही आपको बीपी या डायबिटीज या मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। उसके अलावा जो फूड हैबिट्स हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है, सबसे डेंजरस प्रोसेस्ड फूड है। जैसे मैं अभी किसी डॉक्टर से डिस्कस कर रहा था, मोमोज के कारण भी इंटेस्टाइनल कैंसर आजकल हो रहे हैं, मोमोज खाने के कारण, या तंदूरी फूड खाने के कारण, क्योंकि तंदूरी फूड का जो आउटर होता है वो बहुत कड़क हो जाता है। आप रेगुलरली उसको इंटेस्टाइन चर्न करने में टाइम लगता है, और इंटेस्टाइन्स में डैमेज भी होता है उससे। तो कहने का मतलब है जो प्रोसेस्ड फूड है आजकल, जैसे चाप है, मोमोज है, चिप्स है, पिज्जा हट पे खा रहे हैं, डोमिनोज में खा रहे हैं, ये केमिकल्स जो आ रहे हैं, तो दे आर सीवियरली अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द। जो एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज हो रहे हैं, उससे भी जो क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, दे आर सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड, और उससे लोगों को कम उम्र में कई दिक्कतें हो रही है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है तो लाइफ का डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना खान पान में बिल्कुल डिसिप्लिन रखें, होममेड फूड खाएं, कोशिश करें होममेड फूड खाएं, सलाद या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीजों का ज्यादा सेवन करें। आजकल तो जैसे देख रहे हैं तो फाइबर बिल्कुल नहीं है या सलाद बिल्कुल नहीं है एक इंसान के डाइट में। अगर जो भी कॉर्पोरेट वाले हैं, जिन लोगों का भी फास्ट लाइफ स्टाइल है, तो उनके इसमें तो सलाद वगैरह बिल्कुल नहीं है, वो यही सब खा रहे हैं, तंदूरी आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड, बर्गर्स, पिज्जा, मोमोज। हाँ, तो वो खा रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो जनरली यंग 20s में ही है, जिनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर उस चीज से कॉप अप करने के लिए वो लोग पीने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं, इवन ड्रग्स तक लेने लगता है। तो मेंटल प्रेशर उन पर पड़ता है, सीवियर मेंटल हेल्थ उनकी फिर डैमेज होती है उसके बाद, और फिर वो गलत चीजों से उसको कॉपिंग मैकेनिज्म से लेके आते हैं, जो अल्टीमेटली उनकी पूरी हेल्थ को इम्पैक्ट और डैमेज करती है। तो मतलब इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अच्छा से अच्छा खाना खाएं, होममेड, और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। होममेड खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश वाटर पिएं, नेचर के करीब रहने का प्रयास करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, कोई भी रिजिड खान पान से परहेज रखें, अपनी लाइफ में पीस को लेके आए। ठीक है, बाहर ज्यादा आउटिंग कम से कम करें, अगर आउटिंग करें तो नेचर में करें, में शामिल हो, और गलत गेट टुगेदर में जिसमें अल्कोहल, स्मोकिंग जैसी चीजों का प्रमोशन होता हो, जिससे उनको भी साथ में सम्मिलित होना पड़े, वो अवॉइड करें। हेल्दी लाइफस्टाइल में, हेल्दी लाइफस्टाइल। करेक्ट। ओके, तो सर आगे अगर चलते हैं तो एलोपैथी में अगर मेंटल इश्यूज देखें तो एलोपैथी ये कहता है कि ये सब जेल्स, ब्रेन में जेल्स और केमिकल्स प्रॉपर रिलीज ना होने के कारण है। और अगर आयुर्वेदा में देखें तो हर चीज वात, पित्त और कफ से रिलेटेड है। इस पे आपके क्या व्यूज हैं? देखिए सर, मैं वन अमंग वेरी फ्यू आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हूँ इंडिया में जो मेंटल हेल्थ के केसेस, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओसीडी, क्रोनिक डिप्रेशन, एंजाइटी, सक्सेसफुली हर्बल मेडिसिन से ट्रीट करता हूँ। मुझे प्रैक्टिस करते हुए 15 ईयर्स हो गए हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है 4th जनरेशन आयुर्वेदा डॉक्टर है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 40-50 ईयर्स ओल्ड है। तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव यही कहता है कि जो डिप्रेशन या एंजाइटी या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, दे आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। करेक्ट। जब आपकी लाइफस्टाइल में कोई खाई नहीं होगी, आपका कोई शेड्यूल नहीं होगा, आपकी कोई टाइमिंग्स नहीं होगी, आपका हाइजीन नहीं होगा, आपकी डाइटरी हैबिट्स बुरी होंगी, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स बुरी होंगी, देन इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, आपका डाइटरी हैबिट्स ठीक है, आपका लाइफ डिसिप्लिन है, and you are leading your life in a properly healthy manner, then you won't face any problem like depression.
And I have seen the people with mental health disorders. There are few things very common in them. मेंटल हेल्थ के जितने भी केसेस होंगे उसमें 2-3 चीजें बड़ी कॉमन आपको दिखाई देगी. एक तो हाइजीन दिखाई देगी. हाइजीन नहीं होते हैं लोग जिनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है. दूसरा जो है इनकी लाइफ में कोई स्केड्यूल नहीं होता है. विदाउट शेड्यूल होता है. गोल की कमी होती है उनकी लाइफ में. तो इन चीज़ों से इस चीज़ से ये पता लगता है कि उनका जो खान पान है वो प्रॉपर नहीं होता. तो इस चीज़ से पता लगता है कि अगर हम अपनी डाइटरी हैबिट्स और लाइफ स्टाइल को प्रॉपर रखें तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल दुरुस्त रख सकते हैं. हम बिल्कुल संपूर्णता से प्रसन्न रह सकते हैं. हमें किसी भी प्रकार की लाइफ में किसी भी तरह के मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. और दूसरी बात, एलोपैथिक में जनरली जो भी दवाई दी जाती है वो सेडेटिव्स या ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह दी जाती है जो आपको माइंड को स्लो कर देते हैं. तो इस तरीके से शराब या अल्कोहल जैसी चीज है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, बट दे आर ड्रग्स. तो सरकार ने लीगलाइज कर रखी है, बट दे आर द ड्रग्स. दे आर रियली ड्रग्स. दे आर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स. सो एलोपैथी जो उसका तरीका बताती है मेंटल हेल्थ को काउंटर करने का, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के थ्रू बताती है, जो बेहद ही टेम्परेरी तरीका है. और इन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को लंबे समय तक लेने से आपके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह पे भी बहुत डैमेजिंग या टोटल हेल्थ पे भी बहुत डैमेजिंग इफेक्ट पड़ता है. तो मैं तो यही कहूँगा कि आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को पहचानें, लाइफ स्टाइल ठीक करें. और अगर इसको आयुर्वेद से को रिलेट करें तो जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ 3 चीजें बताई हैं फिजिकल बॉडी के लिए. मेंटल हेल्थ के लिए आयुर्वेद ने 3 चीज बताई है: सात्विक, रासिक, तामसिक. तामसिक लोग वो होते हैं जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, जो गंदगी में रहते हैं, जो स्टेल फूड बिना ताज़ा फूड खाते हैं, जो ताज़ा फूड नहीं खाते हैं. तो तामस यानी अंधकार, उनके जीवन में अंधकार होता है. जनरली आयुर्वेद में उन लोगों को मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाई गई है. जो इस तरह के तामस लाइफ स्टाइल में पीते हैं, जिनकी लाइफ में कोई हाजिर नहीं होती. स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर जनरली उन लोगों में ही पाया जाता है. रासिक लोग जनरली वो होते हैं जो रॉयल्टी से रहते हैं, एरोगेंस या इगोइस्टिकल बिहेवियर, लाउड बिहेवियर, जनरली हाँ ये राजस पर्सनैलिटी के लोगों में पाया गया. सात्विक लोग बिल्कुल फ्री होते हैं, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है, क्लीनलीनेस होती है, हाइजीन होती है. राइट, जनरली सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं. तो उनको आप जनरली देखिए दे आर हैविंग अ वेरी क्लीन लाइफस्टाइल एंड वेरी हैप्पी पीपल. करेक्ट. और अगर आज की स्थिति अगर देखें तो लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है. लोग सो नहीं रहे हैं टाइम पे, उठ लेट रहे हैं, सब कुछ बिगड़ा हुआ है. एवरीथिंग इज लाइक मिसमैनेज. तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या हो सकता है, मतलब आगे की जनरेशन पे क्या होगा आगे? तो बहुत ही बुरा असर पड़ेगा. मोबाइल फोन आपका एफिशिएंसी लेवल तो खत्म करती ही है मोबाइल फोन से, क्योंकि स्क्रीन टाइम बार बार रील चेंज करने से अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर आता है. आपको किसी चीज़ पे लॉन्ग टाइम फोकस करने की आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती है. जिन लोगों ने पहले एक्सेस किया है, बड़े बड़े डेटासेट बनाए हैं, आप उनको देखिए 10 से 15 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी होती है उनकी. तो जब मोबाइल फ़ोन स्क्रीन टाइम आप बढ़ाओगे तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल का लॉन्ग टाइमिंग होती है वो कम हो जाती है. तो ऐसे लोगों में टेम्परामेंटल इश्यूज देखने को मिलते हैं, जो यंगर बच्चों में देखने को मिल रहे हैं. ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर्ड होना, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना. तो ये जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं मोबाइल फ़ोन के, ये इस रूप में सामने आ रहे हैं और बच्चों को गलत डायरेक्शन में प्रेरित कर रहा है. डांस वांस करना एक अच्छी बात है, आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए, बट हमारा जो कंट्री है बेसिकली एकेडमिक बेस्ड हमारा कंट्री है. बच्चों के लिए हमारा पूरे वर्ल्ड में इंडियन ब्रेन को वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन माना गया. बच्चे हाँ एकेडमिक्स में फोकस रहने वाले रहे हैं. हमारी आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चे निकलते हैं. डॉक्टर, साइंटिस्ट हमारी कंट्री से सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं. यूएसए में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं. तो अगर इस तरीके से वो स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो एजुकेशन पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा. बच्चों की ग्रोथ, अपब्रिंगिंग पे असर पड़ेगा डेफिनेटली. ओके. और अगर 2020 की बात करें तो कोविड एक स्कैम था या मैन मेड वायरस था या असल में एक कोविड जो है बीमारी थी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ये एक स्पेकुलेशन ही कर सकता है. दिस इज अ स्पेकुलेशन. वी कैन ओनली स्पेकुलेट ऑन इट अंटिल इट इज not properly investigated and then there is an official statement from somebody from some official agency. Some people call it a Chinese virus, some people call it a
virus made by Chinese only to disrupt the commercial interests of whole planet. So this is really speculative. If I'll give a statement, this was a man-made virus, so there is no evidence to prove it. Correct. For now, जो WHO मान के चल रही है, पूरी दुनिया मान के चल रही है, मैं उसी हिसाब से चलूंगा. चाइना से ओरिजिनेट हुआ है वायरस से. It is originated from the China and spread into the world. So I will take the official statement of WHO only, and I will not do any speculative. I will not give any speculative statement which is not based on any research or any investigation. Correct. Agreed and appreciated your views. And sugar consumption पे अगर बात करें तो बहुत एक अच्छी खासी डिबेट चल रही है और लोगों को डायबिटीज भी हो रहा है. तो मतलब क्या शुगर कंजप्शन लेना हेल्थ के लिए वाकई खराब है, तो या फिर ये है मिथ है कि नहीं वाकई शुगर इतना खराब नहीं है जितना हम समझते हैं? देखिए, शुगर को आप डिफाइन कैसे करेंगे? जो व्हाइट शुगर आ रही है वो डेंजरस है हेल्थ के लिए. अच्छा, क्योंकि वो केमिकल से बन के आती है. हम लोग घर में, मेरे यहाँ खांड इस्तेमाल होती है, काइंड ऑफ फ्रुक्टोज शुगर इस्तेमाल करते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ शुगर यू आर यूजिंग, दैट इज आल्सो ए क्वेश्चन. शुगर आजकल जो चलन चला हुआ है कि व्हाइट जैसे शुगर है और सॉल्ट है, दे आर डेंजरस. हाँ, वो हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं. डायबिटीज से अगर को रिलेट करेंगे तो डायबिटीज होने के बाद शुगर खतरनाक है. डायबिटीज से पहले अगर आप शुगर ले रहे हैं, इट इज नॉट डेंजरस. और शुगर लेने से डायबिटीज नहीं होती है. डायबिटीज तब होती है जब आपका जो पैंक्रियाज है वो इनफ इंसुलिन नहीं बनाता है जिससे शुगर का सिंथेसिस हो सके, यानी शुगर का पाचन हो सके. करेक्ट. उसके बाद क्या होता है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और वो सेल्स उसको प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तब प्रॉब्लम आती है. तो व्हाइट शुगर का कंजप्शन मेरे हिसाब से कम करना चाहिए, व्हाइट शुगर या सॉल्ट. और हमें शुगर के लिए, मीठे के लिए और सोर्सेज ढूंढने चाहिए. जैसे फ्रुक्टोज शुगर एक अच्छा है, खांड एक अच्छा है, गुड़ की एक शुगर आती है हमारे साइड, गुड़ भी बहुत अच्छा है. जैसे मैं भेज दूं, वो बिना मसाले का बहुत अच्छा है. तो नेचुरल सोर्सेज, ऑर्गेनिक सोर्सेज, केमिकली प्रोसेस शुगर ना हो, वो अगर हम चुनेंगे हेल्थ के लिए तो इट विल बी बेनिफिशियल. और मीठा खाने से शुगर कभी नहीं होती है. शुगर होने के बाद मीठा लेते हैं तब दिक्कत होती है. तो हमें इस तरह का डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल रखना चाहिए कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, इसमें पैंक्रियाज जो इंसुलिन का सिंथेसिस करती है, उसमें आइलेट और लैंगरहैंस सेल्स होते हैं. तो इस तरह का लाइफस्टाइल रखें, इस तरह की हैबिट्स रखें कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे. जब वो स्वस्थ रहेंगे तो इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रेशन होगा और ग्लूकोज को वो प्रॉपर्ली सिंथेसाइज कर पाएगी, तो डायबिटीज नाम की प्रॉब्लम ही नहीं बॉडी में है. करेक्ट. ओके. और अगर बात करें आज हर एज ग्रुप में कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, हार्ट बर्न, IBS, तो ये बहुत प्रॉब्लम कॉमन हो चुकी है काफी लोगों के लिए. क्या इसका कोई क्योर है नेचुरली इसको क्योर करने का, विदाउट मेडिसिन या विद मेडिसिन? एक नेचुरल कोई क्योर है विदाउट मेडिसिन? ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है. अगर हम अपने पेट को कचरा बनाएंगे, कचरे का डब्बा बनाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए वॉक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कचरे का डब्बा बन जाएगा. अगर आप कुछ खाते हो और फिर फॉर एग्जांपल आप कहीं कूड़ा फेंक देते हो जो बायोडिग्रेडेबल है, कुछ समय बाद वहाँ गैस बनने लगती है. आप देखो, बास आने लगती है. तो ऐसी हमारे बास आने लगती है. हमारे स्टमक में कोई चीज तय समय से ज्यादा रहेगी तो उससे गैस रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, फ्लैटुलेंस वगैरह आनी शुरू हो जाएगी. तो पहले तो सोच समझ के खाएं और फिर खाने के बाद प्रॉपर एक्सरसाइज, डाइजेशन वगैरह एक्सरसाइज करें, वॉक पे जाए ताकि प्रॉपर चर्निंग हो उसकी, प्रॉपरली फूड जो है आपका डाइजेस्ट हो. और कुछ भी उल्टा सीधा ना खाएं. अब जैसे एसिडिटी वगैरह भी तब होती है जब आपके स्टमक का pH एसिडिक हो जाता है. करेक्ट. तो आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सारी चीजें हम बताते हैं. मान लिया आपको हर चीज में खट्टी डकारें आ रही है, एसिडिटी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब आपका pH जो है स्टमक बेड का चेंज हो गया. उसके लिए आयुर्वेद में हम लोग एनिमा सजेस्ट करते हैं. ऑयल एनिमा लीजिए, क्वाद का एनिमा लीजिए, अलग अलग एनिमा लीजिए. उससे जो है आपके पेट का pH चेंज होगा और फिर आपको एसिडिटी, हार्ट बर्न या इस तरह की गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी. और साथ में जब भी आप खाएं तो रेगुलर एक्सरसाइज या साथ में घूमने रेगुलर जाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. करेक्ट. ठीक है. तो ये तो सारी आप स्वयं पैदा की हुई दिक्कतें हैं. अगर हम अपने जीवन को सही तरीके से सुचारू रूप से जिएंगे
तो ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। करेक्ट। और आज बाकी के आयुर्वेदिक मेजर्स हैं, जैसे मैं बताया एनिमा या परगेटिव ले सकते हैं। करेक्ट। ओके। और आज की लाइफस्टाइल में लोगों के पास टाइम नहीं है सर योगा एक्सरसाइज करने का। लोग कॉन्स्टेंटली 12-12, 15-15 घंटे अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, फिर ट्रैवल कर रहे हैं, 2 से 3 घंटा ट्रैवल हो रहा है, 6 से 5 से 6 घंटा वो लोग नींद कर रहे हैं। तो अपने आप के लिए एक टाइम ही नहीं है, तो ना तो एक्सरसाइज हो पा रही है, ना योगा हो पा रही है, ना मेडिटेशन हो पा रही है, और एट द सेम टाइम कमाना भी है। तो इस चीज को कैसे बैलेंस किया जाए, मतलब क्या किया जाए इसमें? देखिए, अगर कोई ये कहता है कि उसके लिए उसकी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। ओके। अगर आप 15 घंटे काम कर रहे हैं तो 1 घंटा भी 16वां घंटा आप अपनी हेल्थ के लिए दे सकते हैं। सुबह 5 से 6 अपनी हेल्थ के लिए दीजिए। करेक्ट। इसके अलावा और भी तरीके हैं। मान लिया आप सेडेंटरी वर्कर्स हैं तो आप कुर्सी पे बैठ के स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अगर आप कहीं आउटसाइड हैं तो आप स्टेप्स कर सकते हैं। आप एक घड़ी बांध के रखिए, आप ये सोचिए कम से कम मुझे दिन में 5 या 10 स्टेप्स तो चलने हैं ड्यूरिंग वर्क एज वेल। चाहे मैं स्टेयर्स का यूज करूँ, लिफ्ट ना यूज करूँ, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी हेल्थ को इन चेक रख सकते हैं। और हेल्थ तो आपका जो बॉडी है वो तो आपका साधन है जिससे आप कोई भी कार्य करने में सक्षम हो पा रहे हैं। अगर आपका वो सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा या उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर आप अपना जीवन यापन करने में फिर आप कैसे जीवन यापन कर पाएंगे अपना? करेक्ट। ना शरीर ही अच्छा नहीं होगा तो ना कमा पाएंगे। पहले प्रायोरिटी लेके करें। हाँ, फिर वो उस पैसे का फायदा भी क्या है अगर आपने कमा भी लिया तो। करेक्ट। अगर आपकी बॉडी में कष्ट आ जाएगा, बॉडी में कोई सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सबसे पहले ये चीज अपनी लाइफ में निर्धारित करें कि कोई भी चीज हो उसका सबसे इम्पोर्टेंट बेस है प्रॉपर हेल्थ। प्रॉपर हेल्थ आएगी सही डाइट से। सही डाइट तो आप ध्यान में रख सकते हो। सही डाइट के लिए सुबह अपना खाना खुद बना के ले जाएं। अगर आपको बाहर के खाने से प्रॉब्लम है, तो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ले लें, ककड़ी ले लें, सलाद ले लें, मार्केट से टमाटर ले लें, पपाया ले लें, एप्पल ले लें, वो खाएं। फिर आप केला खाएं अगर आप वो सुबह नाश्ता भी नहीं बना पा रहे हो तो। काफी तो कहने का मतलब ये है कि बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं। तो डाइट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, डाइट का ध्यान रखें। फिर लाइफस्टाइल पे आए। लाइफस्टाइल में बॉडी को 1-1.5 घंटा कम से कम देना जरूरी है, बहुत ज्यादा। चाहे चलने फिरने, कार्डियो करें, चाहे वेट करें, चाहे एक्सरसाइज करें, लेकिन बॉडी को ऐसा जरूर करें ताकि बॉडी जो है पूरी तरीके से बॉडी का पूरा उसमें एक्सरसाइज हो। तो ये सारी चीजें आप रखेंगे तो यू कैन लीड अ वेरी हैप्पी लाइफस्टाइल। करेक्ट। आपको किसी भी तरह की आप कॉर्पोरेट जॉब में होने के बावजूद भी आपको कोई मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होगा। स्टिमुलेशंस को अवॉइड करें, सिगरेट, स्मोकिंग, शराब, इन सारी चीजों से पूरा डिस्टेंस बना के रखें। आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती है। एग्री। और आयुर्वेदा हर बीमारी पे इफेक्टिव है। लाइक कैंसर के पेशेंट में मैंने देखा है बहुत लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हैं, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो क्या आयुर्वेदा हर बीमारी पे उतना ही इफेक्टिव है जैसे एलोपैथी है? देखिए, आयुर्वेदा क्रॉनिक डिजीजेज में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की, अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन के डॉक्टर्स की ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी चीज पे लेके पूरी तरीके से आयुर्वेद पे डिपेंडेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी का किडनी फेलियर हुआ है, करेक्ट, उसका डायलिसिस चल रहा है, तो डायलिसिस छोड़ के आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाए कि भैया हमारा इलाज कर दो, वो पेशेंट का यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। तो वेस्टर्न मेडिसिन को मैं पूरी तरीके से कंटेस्ट नहीं करता हूँ। वेस्टर्न मेडिसिन जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के लिए, और बहुत सारी वेस्टर्न मेडिसिन में ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, तो उसको साथ में लें। जैसे कैंसर अगर किसी को है, हमारे पास कैंसर का पेशेंट आता है, तो उसमें रेडियोथेरेपी, हम कहते हैं रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी आप कंटिन्यू रखें। साथ में हम उसको आयुर्वेदिक कीमो देते हैं। हमारे पास एंटी कैंसर हर्ब्स, बहुत सारी एंटी कैंसर हर्ब्स है, जैसे निर्वशी है, और उसमें हम क्यूरक्यूमिन का भी बहुत उपयोग करते हैं कैंसर में, तो वो हम पेशेंट को देते हैं और साइड बाय साइड ट्रीटमेंट चलाते हैं। अच्छा, मतलब दोनों ट्रीटमेंट साथ में चलते हैं पेशेंट के बेनिफिट के लिए। हाँ, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का साथ में बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ में मैं कहूँगा आयुर्वेदा इज वेरी इंप्रेसिव। आयुर्वेदा इज हैविंग ग्रेट रिजल्ट्स, और जहाँ वेस्टर्न मेडिसिन की जरूरत पड़े वहाँ वेस्टर्न मेडिसिन की भी हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और जल्द मुलाकात होगी आपसे एक बार। थैंक यू सर। मैं आरोग्य धाम की परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।